साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम एक तो बात करेंगे यूनाइटेड पेंशन स्कीम की, और बहुत ही अच्छे अच्छे लेख ऐसे आते रहेंगे, अखबार आपको न्यूज़ देते रहेंगे, हम भी देते रहेंगे। और दूसरा हम करेंगे कि भी ये लोग जो भाग रहे हैं एफडी में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20 हज़ार लेके कम्यूट का पैसा रुकवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उसका आखिर भविष्य क्या है, ठीक है ना। और तीसरा है जो आपको हम बताएंगे कि भाई आखिर जो पीछे क्लिप लगी हुई है आप देखेंगे तो मैंने उसमें ब्रीफ कर दिया है, फिर भी मेरी ब्रीफिंग में वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में ये लेता हूँ कि भाई आखिर एक ऐसा आज अखबार में निकला है कि यूपीएस के अंदर भी प्रोविज़न रख दिया गया है कि भाई आप भी है जो 60% पैसे निकाल सकते हो, और जैसे आप 60% पैसे निकाल दोगे तो आप यूपी से एनपीएस में आ जाओगे। एनपीएस में यूपीएस में जाओ, यूपीएस से एनपीएस में आओ, ये आप बंदर दौड़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और लास्ट में जहां आप टिके रहेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने 60% पैसे निकाल लिए तो फिर आप यूपीएस के काबिल नहीं बचे, फिर आपको जो वही 60% निकालिए तो बाकी बचा हुआ 40% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो इस तरह से कई अमेंडमेंट आते रहेंगे। जब आते रहेंगे तो आखिर ये पेंशन स्कीम है क्या, फिर बचा क्या। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नॉमिनी सिर्फ एक पत्नी है, ठीक है ना। जबकि अगर आपको नॉमिनेशन में फ़ायदा देना है तो फ़ायदा अभी कहाँ ओल्ड पेंशन का जो है नॉमिनेशन के अंदर आप हैंडीकैप्ड बच्चे को भी दे सकते हो, नॉमिनेशन में आप अपनी विधवा बच्ची को दे सकते हो। अगर आपकी पत्नी एक्सपायर हो गई, बच्ची विधवा है, कोई उसको संभालने वाला नहीं, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशन रेगुलेशन में इन्हीं मोदी जी ने ये प्रोविज़न रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि चलो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को है, उस पेंशन रेगुलेशन में है, तो ये इसमें क्यों छोड़ा, ये क्लाउज इसमें भी डाल सकते थे, ठीक है ना। कुछ परसेंटेज उनको भी मिल सकता था। हैंडीकैप किसके पास में नहीं है, किस घर में नहीं है, होता है। पर खैर ये चीज़ें नहीं समझी गई तो नहीं समझी गई। अब ये गवर्नमेंट है, क्या करेगी क्या नहीं करेगा ये जाने, इनका काम जाने। दूसरा, ओआरओपी 3 का बिल्कुल क्लियर है कि कहीं पर भी कोई खड़का नहीं है। अभी जो ये बना रहे हैं ना जितने वीडियो, सारे के सारे, अरे भाई जेपी नड्डा को ज्ञापन दे दिया। अरे जेपी नड्डा बड़ा या प्रेसिडेंट बड़ा यार, या जो राष्ट्रपति बड़ा है। अरे लाखों लोगों ने उनको दिया, उनका तो कुछ हुआ नहीं, कोई संज्ञान नहीं। ना कभी राष्ट्रपति ने कभी अपने मुंह से एक शब्द निकाला है कि मेरी सेना ने इतने ज्ञापन दिए मेरे को। कम से कम प्रधानमंत्री जी कुछ तो इनके लिए सोच लो। जब एक शब्द वो नहीं निकाल पाई तो फिर मैं आगे आपको क्या बोलूं। तो जड्डा जी क्या कर लेंगे आपके लिए। और छाप देते हैं बड़ी बड़ी हेडिंग के अंदर कि बेस अब तो बस इस चुनाव से पहले आपको ओआरओपी 3 मिल ही जाएगी, वो मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात शर्म की ये है कि यार आज 16 में 1 जनवरी से लेके आप सोच लीजिए 24 1 जनवरी को 8 साल कंप्लीट हो गया, और 24 के बाद में ये 9वां साल जा रहा, 8 महीने का हो गया। तो 9वें साल में आप अपने पिछले 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब 7वां लगा था तो उस टाइम आपका डीए आपके 9वें साल में कितना % था। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर वो कौन सा फॉर्मूला है कि बाजार में महंगाई आसमान छू रही है लेकिन उस इंडेक्स में नहीं जाती ऊपर। कहीं समझ में आई कभी आपको? आएगी क्यों कि आप हंगामा करो में किसी और के लिए, आप कभी ये करोगे नहीं कि भाई यार हमें पहले बताओ ये कौन से फॉर्मूले से आप करते हो, और पहले कौन सा फॉर्मूला था कि जिससे वो महंगाई इस स्तर पे आ जाती थी। आज 9 साल होने जा रहे हैं, ठीक है ना, या 9वां साल शुरू होने जा रहा है, हमारी जो महंगाई है वो 50% के ऊपर टिकी हुई है। जब डिक्लेयर होगी तब पता चलेगा भी 50 से ऊपर 53 हुई या 54 हुई। लेकिन आप कंपेयर करो बाकी जो आपके जितने भी हुए, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की रही हो, तब आपके 8वें और 9वें साल के बीच में
एवरेज आपकी महंगाई भत्ता क्या हुआ करता था। लेकिन अब उसको भी छोड़ दो तो यार कम से कम मार्केट में आप देखो कि आप जाते हो सुबह से शाम तक, आपके बच्चे जाते हैं, बीबी जाती है, आपको पता कि महंगाई क्या है, फिर भी ठन गोपाल, कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब है यूपीएस ले आए, महंगाई का पत्ते का पता नहीं है, ओआरओपी 3 का कोई पता नहीं है, ना आगे कुछ होने वाला है। जो हमारा अपडेट यहाँ तक है कि एक हमारे को नोट दे दिया है, आईडी नोट दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जिसने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो हो सकता है कि अगर सही काम करेगी तो अगले बजट में मुझे उम्मीद है कि हमारे को ओआरपी की डिक्लेरेशन हो सकती है। अब हम आ जाते हैं एफटी के ऊपर। भैया एफटी है जो 2005 के अंदर इसका बिल लाया गया था, और ये धीरे धीरे करते कैबिनेट में पास हुआ, ये हुआ संसद में, ये हो करके ये भारत सरकार ने डिफेंस के लिए है जो ये सारा चीज़ किया गया है, और डिफेंस को ही इसके अंदर मतलब है कि भी वो अपना इंटरनल अरेंजमेंट करके अपना काम कर ले, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब आप एफटी के अंदर वो केस ले जा रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्यसभा बनाती है। अब उन जो बने हुए संविधान के कानून है या जो रेगुलेशन है उनको अगर चेंज करना या पॉलिसियां हैं तो उसको ये एफटी जो एक एमओडी के लिए क्या ये कर सकती है ऐसा कि उसको आदेश दे कि तुम इसको रिटर्न करो इस पॉलिसी को? वो आपके सीडीए पीसीडीए जो आपके रिकॉर्ड ऑफिस, वो सारे झंझटों को समाप्त करने के लिए कि वो केस में बहुत ज़्यादा मतलब कोर्टों के अंदर डंप हो जाता था, तो उसको कम करने के लिए हर चीज़ के लिए कोर्ट में आना पड़ा था या कैट में आना पड़ता था। लेकिन अब कभी आपने सोचा कि भी इसके अंदर रिटायर्ड जज को क्यों लिया गया, इसके अंदर रिटायर एक लेफ्टिनेंट जनरल के यानी इक्विवेलेंट नेवी एयरफोर्स का क्यों लिया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है? तो ये कभी ये सोचने वाली बातें हैं कि इसकी जो पैरामीटर ऑफ जो स्ट्रेंथ है या जिसका पावर है उसका एक लिमिट है, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ी बात कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में क्यों नहीं आती है? अगर ये कानून का एक हिस्सा होती और कानून के अगर आदेश पारित कर सकती तो ये क्यों आती? अब आज तो दीवान सिंह ने हद कर दी भाई। मैं दीवान सिंह को आज सल्यूट करता हूँ कि जो डीएससी वालों का केस था और डीएससी वालों ने वो केस एएफटी से जीत लिया, तो जो एएफटी एमओडी के लिए बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तीनों सेनाओं के लिए बनाई गई थी, वही एमओडी उन सभी को घसीट के और लेके आ गई हाई कोर्ट के अंदर। कौन लाई? एमओडी। किसको लाई? डीएससी वालों को हाई कोर्ट के अंदर। और उनको एएफटी का जजमेंट नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिली। रिलीफ किसने दी? हाई कोर्ट ने। अब इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये दुकानदारियां खोल के बैठे हैं, वर्डिक्ट पास करवा भी लेंगे तो भी जब तक ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल में ये मुद्दे नहीं जाएंगे तब तक इनकी पॉलिसियां चेंज नहीं होने वाली है। समझ में आए तो ठीक, और नहीं आए तो खूब पैसा उठाओ और आगे दो, मुझे कोई उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं किसी अपने क्लाइंट को अभी आज मेरे पास अभी 10 मिनट पहले एक भाई का फ़ोन आया था, चंडीगढ़ से कोई हवलदार है हमारा ऑर्डिनेंस का ईयर, वो कोई 5,000 रुपये डॉक्यूमेंट मांग रहा है और वो बोला मैं स्टे लगवा दूंगा। अरे भी स्टे लगवाने से क्या हो जाएगा? एएफटी के क्या हो जाएगा इससे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी इससे? होती तो उसे लिखवा के दोगे, एफिडेविट देते मेरे को, मैं उसको सारे के सारे बंदे लेके पहुंच जाता हूँ वहाँ पे कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करवा दूंगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है यार। जो ये सब रीएम्प्लॉयमेंट है, रीएम्प्लॉयमेंट का एक ढांचा खड़ा किया हुआ, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता एएफटी के अंदर, क्योंकि 2019 के बाद में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि 1% को छोड़ दे तो 99% सभी के पेंशन के मुद्दे, उनकी पॉलिसी, उनके पैसे सब हेल्डअप कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और हेल्डअप भी नहीं कर रखे हैं कमांड वाइज जो हमारी एफटीआं हैं, तो कमांड वाइज उनकी फाइलें बना के कमांड के जीओसी के पास भेज दी है। दिल्ली की है तो दिल्ली के एरिया जीओसी के पास में पड़ी है, और उनको बोला गया है कि आप अपने जुरिडिक्शन में आने वाले जो हाई कोर्ट है
उसके अंदर पेटिशन डालिए इनके अगेंस्ट में, ताकि इनको पेमेंट नहीं करना पड़े। अब आप बताइए, जब एमओडी ही आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है एक पार्टी बन के, तो फिर ये एफटी आखिर है किस लिए? समझ में आए? तो ये सिर्फ हमारी एमएससीपी लगवा दी, हमारा इंक्रीमेंट लगा दिया, हमारे ड्यू टू ठीक करवा दिए। अगर हमारे ऑनोररी के अंदर कोई चीज़ें मान लो शामिल होनी थी, नहीं हुई, हमारे ड्यू टू हमारे पास में हमने पेश कर दी, तो ऑर्डर मिल गया, आपकी ऑनोररी पास हो जाएगी। जो चीज़ उनके पैरामीटर के दायरे में है वो चीज़ कर लेंगे। बट मैंने पहले ही बोला कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि वो लीगल अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो लॉ मिनिस्ट्री में नहीं आती है, न लॉ मिनिस्ट्री का कोई पार्ट है। उसके बाद में समझ में नहीं आ। अब कल को आपका एफटी में स्टे लग भी गया, कईयों के लग रहा है, कई का आ गया, अब बड़े खुश हो रहे हैं एफटी ने हमें स्टे दे दिया। अरे अच्छा, आपको स्टे दे दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बनाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी आपको पेंशन रेगुलेशन का वो चैप्टर लेकर आपको चिट्ठियां लिख रहा है, ठीक है ना। जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं करेगा कोई मतलब नहीं है। और फिर आपको पता है कि इतनी बड़ी अमाउंट के लिए गवर्नमेंट एक बार तो आपको हाई कोर्ट तक खींचेगी, तो फिर आपको और हाई कोर्ट में पैसे वो देना पड़ेगा वकीलों को। देते रहो, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो यार। आप क्यों एफटी जा रहे हो? आप सीधे आओ ना हाई कोर्ट के अंदर, आपका पर्सनल राइट है। तो आप इकट्ठे होके अपना स्पेशल प्रोविजन लेकर आप है जो आप आइए हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट का फैसला सुनो, क्या बोलता है हाई कोर्ट आपको। उसकी जो बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुननी पड़ेगी, हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए। और फिर कहाँ 61 के बाद में किसी का ग्रेजुएटी स्टार्ट हो रहा है, 61 के बाद में, और कहाँ 35 साल वाले का। आज डिफेंस का तो 90% पैसा वापस रिकवर हो जाता है, और जो एक 61 वाले के बाद में 76 तक 15 साल जाएगा, 50% का 60% आदमी जो चले जाएंगे, कोई 30-35 आदमी % जिंदा रहेंगे, तो वो सारा पैसा तो उसका डूब गया ना। तो उस टाइम जो उसका लगाया गया है, जिस हिसाब से वो फॉर्मूला बनाया गया है, उसमें 11.68 यानी कि 12% इनका ब्याज लग रहा है, और जो हमारा लग रहा है वो 4.75 के ऊपर है नहीं डिफेंस का। मैं ये नहीं कहता कि आप मत कीजिए, मैं ये कहता हूँ जो आदमी हाई कोर्ट में जा रहा है, या कोई वकील हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन डालता है, वो रखता है इसमें लड़ने के लिए, आप जाइए उसके साथ में, मैं कब मना कर रहा हूँ। लेकिन एफटी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, समझ गए आप। एफटी कुछ नहीं है, अंदर के मामलों के लिए। अब रीस्टोर क्या होना है क्या नहीं होना वो आपको सबको पता है। आज जब एमओडी ही आपके सामने आगे क्लिप मिलेगी, एमओडी ही आपके अगेंस्ट में खड़ी है, तो फिर आपको कौन है जो दिलाएगा भाई। तीसरा, एक कैसे अधिकारी लोग हमारे संगठनों को तोड़ते हैं, उसका लाइव एग्जाम्पल जम्मू से महेश शर्मा साहब ने भेजा, कैप्टन साहब ने, कि भाई देखो कितनी मेहनत करके मैंने कमेटी बनाई, इस कमेटी के बल पे मैं आज यहाँ तक पहुँचा कि उनकी गिरबान तक पहुँच गया कि हमारे प्लॉट दीजिए, जो कि कितने सालों से ये चल रही है। और जैसे ये देने का मामला आया तो इन्होंने क्या किया कि बंदों को तोड़ना शुरू कर दिया, तू किधर लेगा, तू किधर लेगा, तू हमारे सिद्ध। अब वो कमेटी को छोड़ के वो इनके पीछे हो गए, एक्स-सर्विसमैन लीग के पीछे हो गए, और कमेटी को तोड़ने की कोशिश। जिस तरह से आज वो जम्मू में कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। हम लोग अभी भी बंटे हुए हैं, इनके पीछे हैं। हम लोग कभी भी जब तक अपने स्वाभिमान को लेके एक नहीं होंगे कि भाई हमारा वजूद है यार। एक तो सबको पता है यार, एक जेसीओ क्लास टू गेजेटेड अफसर होते हुए वो एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट से भी नीचे है, एक सब इंस्पेक्टर तो उससे बहुत आगे है, ठीक है ना। तो अपनी असली लड़ाई तो हमने लड़नी नहीं। जब आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी। अब तनख्वाह के लिए आप एक जेसीओ है जो एक यूडीसी के मतलब या एलडीसी के लेवल में लेके बैठे हुए हैं, तो सिपाही और हवलदार इनको कहाँ पर है। चंडीगढ़ की एक पुलिस है, कांस्टेबल है 26,000 ले रहा है, राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल है 26,000 रुपये ले रहा है, और एक सैनिक है जो 18,000 में फिक्स किया हुआ है। ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको तनख्वाहें, पेंशन ज़्यादा दे रही है। तो
कहने का मतलब ये है कि ये हमारी यूनिटी का तो ये तोड़ देते हैं, सरकार तोड़ देती है, सरकार के लोग पिट्ठू बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार जब एक 60 साल नौकरी कर लेता है, वो भी अधिकारी जज की पोस्ट पे, उसके ऊपर, अब जब वो बोला ना रवीश वाली बात है, जब जेलर और जज दोनों ही सेकंड नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमें ले लो अभी अपने यहाँ पे, तो फिर बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए भाइयों, सोचो समझो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। किसी के कहने से अपने आँख को बंद मत करो, कान को बंद नहीं करो, अपने खुद के दिमाग को यूज करो। और हो सके तो किसी का सही बंदे की सलाह लेके आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और सेकंड थिंग, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। आप बनते रहोगे, आप बनते रहो। ये छोड़ दो कि तुम्हारी भविष्य की पीढ़ियाँ क्या बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी वो। तुम भी बनते हो, वो भी बनते रहेंगे, वो फिर कौन से भी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई नहीं होगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब साथियों, ये खबर कितनी मतलब गजब की आई है। अब इस खबर को पढ़ने के बाद में क्या आपको लगता है, ठीक है ना, कि इसके अंदर जो नया जो हमारा यूपीएस के अंदर सरकार का जो अभी नई लागू हुई पेंशन पॉलिसी, इसमें देखो क्लियर लिखा, आश्रित के रूप में ही केवल पत्नी ही पेंशन की हकदार है, बाकी कोई नहीं है। जैसे बाकी जो पुरानी पेंशन में अगर कोई बच्ची विधवा है तो उसके लिए प्रोविज़न है, कोई विकलांग है तो उसके लिए प्रोविज़न है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ओनली पत्नी ही पेंशन की हकदार है। और इसमें सबसे बड़ा गजब का क्लाउज दे दिया यार, अगर यूपीएस की पॉलिसी के अंदर भी ये क्लाउज रख दिया कि आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, और जैसे ही आप 60% पैसा निकाल दोगे तो आप इस यूपीएस से निकल के आप एनपीएस में आ जाओगे, और फिर आपकी वही 40% के ऊपर आपकी पेंशन हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा था कि हर 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में इसके नए नए रूल आएंगे। जब तक ये लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से, तब तक तो इसका बहुत बड़ा का बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि खिचड़ी में दाल है, मूंग है, कौन सी दाल है, मूंग कितने हैं, चावल कितने हैं, कुछ पता नहीं चलेगा भाइयों। आज वक्त है, अपना असली हक मांगो, मिले तो ठीक, न मिले तो वो नसीब की बात है, लेकिन लड़ाई लड़ो तो सही लड़ो। ये आपको जो झुंझुना पकड़ाया है, तो ये झुंझुने में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। अब आपको 10/1% ग्रेजुटी मिलेगी, तो आप सोच लो कि आप कहाँ यार, एक 35 साल का 25 लाख रुपया कहाँ आपको सीधे पूरी है, जो 25 साल के बाद में आपको है जो सीधा है जो 5 या 7 लाख के बीच में आपका एडजस्टमेंट बैठता है। अब ये खबर जो आप है अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, सुनिए, और आप देखिए कि ये जो कुछ भी है बहुत गलत है और भयानक है। अब साथियों, आपको एक चीज़ सोचना है कि आखिर सारी एफटी है क्या। मैं क्यों बोल रहा हूँ गाली देके कि जवान एफटी में केस करे, एफटी से केस जीते, और एफटी आती है एमओडी के अंडर, और वही एमओडी अगर उस बंदों को जो केस जीत जाते हैं उनको उठा के वही एमओडी पिटीशन डाल के उनको है जो हाई कोर्ट में ले आती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो फिर ये एफटी बनाई क्यों है, कौन सा वेलफेयर है। पहले एफटी के अंदर पैसे देखे, केस को जीतो, फिर उसको जो चैलेंज कर देती है एमओडी खुद ही एफटी के अगेंस्ट में आ जाती है, और फिर उस केसों को है जो हाई कोर्ट के अंदर लड़ो, फिर पैसा खर्च करो हाई कोर्ट में वकील का, और उसके बाद में जब हाई कोर्ट आप पे मेहरबान हो जाए, आपके पक्ष में फैसला हो जाए, तो आप खुशनसीब है। और ये दीवान सिंह जी खुद अपने वीडियो में बोल रहे हैं, तो दीवान सिंह जी को भी चाहिए कि एफटी की तरह जाने वाले केसों को ज़्यादा रोके। जो हम रिटायरमेंट है, हमारे लिए सीधा हाई कोर्ट खुला हुआ है, ठीक है ना, और जो हमारे राइट्स है उसके हिसाब से हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे लिए वो क्लाउज नहीं है उनका एफटी 3031 वाला, जिसके अंदर प्री पेटिशन, पोस्ट पेटिशन, और उसके थ्रू परमिशन लेके जैक ब्रांच से फिर हमें हाई कोर्ट में आना है। हम लोग स्वतंत्र है,
संगठित हो तो हम अपना काम सीधा हाई कोर्ट के अपने अधिकारों के दायरे में ले सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप खुद ये वीडियो चढ़ाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आपने ये वीडियो चढ़ा के ये एफटी को बेनकाब किया कि एफटी के आदेश का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई है एमओडी ने। तो मेरे वीडियो में जो आपने आगे सुना है वो सब 100% सही है कि ये एफटी ऐसा ही करती है, और इस एफटी का दायरा कितना ही है, क्या है, ये आपने सुन ही लिया होगा। इसलिए भाइयों सावधान रहो। एफटी जाना है आपको, मैं रिटायरमेंट के लिए बोल रहा हूँ, और या आपको हाई कोर्ट में जाना है। जस्टिफिकेशन केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर देने के बाद ही मिलना है। एफटी के ऑर्डर से आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलना है, वो इंटरनल आपका रिकॉर्ड ऑफिस से मिल जाएगा, आपकी पीसीडीए से सीजीडीए से मिल जाएगा। बट अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसियों का लेना है तो उसके लिए एफटी है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो लॉ मिनिस्ट्री में आती ही नहीं है। एफटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री। 10 बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन कोई मानता नहीं है, और वही 5-5, 10 हज़ार रुपये लेके भागते हैं। और तुम्हें स्टे से क्या मिल जाएगा भाई? स्टे वाला पैसा कौन सा तुम्हें मिल जाएगा? ठीक है ना, वो तो जब फैसला होगा तब स्टे लग जाएगा पैसा, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को देंगे ना आपको देंगे। अगर उसके बाद में फैसला हो गया आपके पक्ष में तो आपका पैसा आपके पास आ जाएगा, और गवर्नमेंट के पक्ष में हो गया तो उनके खाते में चला जाएगा। आपकी कोई वो नहीं बढ़ जाएगी भी, हमारा तो वापस उसी डबल हो जाएगी हमारी अपना जो पेंशन है। वो गलतफहमी में मत पड़ना बिल्कुल ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये है कैप्टन महेश जी जम्मू से। इन्होंने जो बहुत सालों से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो एक्स सर्विसमैन लीग के ऑफिसरों ने जे.एंड.के में प्लॉट आवंटित करके लोगों से करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, अपने मकसद में कामयाब भी हो गए और उनके गिरबान तक भी पहुंच गए। लेकिन अफसरों ने वही चाल चली कि बीच में से इन्हीं के आदमी तोड़ के अपने पक्ष में मिला लिए, उनको बता दिया तुम बोलो तुम्हें कहाँ प्लॉट चाहिए, हम वहीं प्लॉट देते हैं। और इनकी कमेटी टूटने के कगार पे पहुंचने लगी। ये आज भी उनको इकट्ठा कर रहे हैं कि धोखे में मत आओ, और हो सकता है जब तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो लीगल होगा या अनलीगल होगा, फिर तुम्हारी जानो। तो आप देख लो कि ये एक ताज़ा उदाहरण है अभी का कि किस तरह से ये एक जेएसयू जवान की एकता को तोड़ते हैं। ये आपके साथ में ये एग्जाम्पल है। किसी को चाहिए तो ये हेडिंग दिया हुआ जो ये वीडियो है ये निकाल के देख लो, जिसमें इन्होंने अपील भी यही की है कि भाई संगठन में शक्ति है। आज मेरे जो कमेटी को तोड़ने के लिए जो जो चीज़ें की गई वो इसमें इन्होंने बताया, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि ऐसे घिनौना काम कौन कर सकता है? वही कर सकता है कि जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, ईमान, धर्म, मानवता कुछ नहीं होती है। तो आप सोच लीजिए, हमारे बीच में भी ऐसे तत्व काम कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए और अपने संगठनों को मजबूत करके आगे आओ, तो शायद हमारा कुछ काम बने। जय हिंद, जय भारत।